ओके। तो हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग सेंटेंसेस पढ़ रहे थे भाई, है ना। तो सेंटेंसेस हम इसको आपको दोबारा फिर से एक बार बता देते हैं। जो हम लोग क्लॉज वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं भाई, उस क्लॉज में जो हम लोग के सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड हो गया। और जो तीसरा हो गया वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम एक बार इसको और रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, इस बात को पहले समझो। हम लोग कहाँ पर थे? कंपाउंड, और क्या? कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में सिंपल। देखो, इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कनेक्टर जो हुआ करते हैं उनको या क्लॉज को समझ सकते हैं। हम लोग ने कौन सा डिस्कस किया था? कंपाउंड। हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे एक पहला क्लॉज हो गया और एक बीच में ब्लॉक क्या होता है बताओ? कंजंक्शन का। इस ब्लॉक में क्या रहेगा? कंजंक्शन रहेगा। देखो ध्यान से समझो, इसमें कंजंक्शन किस किस तरीके के होने चाहिए? हाँ, एक कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट होता है, या क्या हो सकता है? को रिलेटिव हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई बच्चा नया हो तो कोई बात नहीं है, बता देते हैं दोबारा एक बार फिर से, क्योंकि आगे जब को रिलेटिव या कोऑर्डिनेट, एक बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि पहले क्लॉज में मिनिमम क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और कितना? एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। और इस साइड में भी क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और क्या? एक फाइनाइट वर्ब। तब ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाता है बताइए? कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? कंपाउंड बन जाता है। एक एग्जांपल हमने जो लिखा था वो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। जैसे क्या लिखा था? सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, उसके बाद में बट हर सिस्टर्स आर डल। एक बार बस इसको और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो है आपका कंजंक्शन क्या है? बट। पहले वाला क्लॉज बताओ क्या होता है? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इधर है, और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इधर है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है बताओ क्या हो गया? है ना, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। यहां तक तो हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालो, क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिखिए, बैठ जाओ। है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग ने पहला कौन सा पढ़ा? आपका कंपाउंड सेंटेंस है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस हुआ करता है उसके बीच में क्या होता है? एक कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन होते हैं? कोरिलेटिव या कौन सा? कोऑर्डिनेट। ठीक, उसके बाद उसके पहले क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद में भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो कौन सा हो गया? आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक, अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बताइए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आते हैं। ये अब सेव होता रहेगा, जिसको भी डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो, अब हम कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं। अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझना। सेम इसमें भी सिचुएशन कैसा होगा? पहला क्लॉज, बीच में क्या होगा बेटा? एक कंजंक्शन, और लास्ट में क्या होगा? एक और दूसरा क्लॉज। इस बीच में जो कंजंक्शन होगा वो कौन सा बचा? बताओ भाई। सब ऑर्डिनेट बचा आपका, समझ पाए ना? सब ऑर्डिनेट बचा। सब ऑर्डिनेट, तो अब इसमें सिर्फ सब ऑर्डिनेट चलेगा। अब इसके पहले वाले जो क्लॉज में है बताओ, इसमें भी वही चीज है। मिनिमम कितना होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और क्या है? एक फाइनाइट वर्ब। इधर भी क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और क्या? एक फाइनाइट वर्ब मिनिमम तो होना चाहिए। और अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं? अगर एक एक तो होनी चाहिए मिनिमम, अगर एक से ज्यादा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक भी नहीं है तो फिर दिक्कत है। लेकिन अब कंजंक्शन कौन सा होना चाहिए बताओ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहने का मतलब क्या हो गया? पहला, एक बार फिर से समझो, देखो इधर सेव है, इधर देखो। कंपाउंड पहचानने के लिए इस जगह कंजंक्शन कौन से होने चाहिए? कोऑर्डिनेट या कोरिलेटिव, या कोऑर्डिनेट या कोरिलेटिव होना चाहिए। और उसके बाद में लेकिन कॉम्प्लेक्स पहचानने के लिए कौन सा होना चाहिए? सबऑर्डिनेट होना चाहिए। अब सब ऑर्डिनेट वाले जो कंजंक्शन होने चाहिए कौन से? जिनमें फैन बॉयज आप छोड़ दीजिए, और क्या पेयर्स छोड़ दीजिए, है ना। उनके अलावा सारे के सारे कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेट।
जैसे बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, एवरीबडी, ये सेंटेंस लिखा है, एवरीबडी क्या लिखा था, नोज, और उसके बाद में क्या, दैट और सी इज अ डांसर। अब इस वाले सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कैसे है, समझ पा रहे हैं ना। इस कॉम्प्लेक्स को कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या देखा जाता है, कंजंक्शन देखा जाता है। कंजंक्शन कौन सा है बताओ, सबऑर्डिनेट। अब जब सबऑर्डिनेट है तो इसकी संभावना ये है कि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब देखो एक सब्जेक्ट ये मिला आपको, एक सब्जेक्ट, और ये देखो क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब किस में जाती है, फाइनाइट वर्ब में। इधर काम हो गया। अब इधर देखो एक सब्जेक्ट मिला आपको, और ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। तो अब ये पूरा सेंटेंस कौन सा हो गया बताइए, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब तुम पहचानना शुरू करोगे या पहचानना चाहते हो तो कौन सा कंजंक्शन मिलेगा आपको, सबऑर्डिनेट। बस बिल्कुल आसान है, लिख लीजिए, है ना। आप सुनते भी रहिए, लिखते भी रहिए। हमने बताया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चाहते हैं ढूंढना या पहचानना चाहते हैं तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज पता होना चाहिए। मतलब फैन बॉयज हटा दीजिए और क्या, पेयर्स हटा दीजिए, समझ पाए ना। उसके बाद में पूजा बुलाओ, तुम लोग और खिसक जाओ इधर, तुम बच्चा उधर बैठो जाके, हैं तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा पीछे वहाँ पर। और कैमरा आराम से बचा के जाना है बेटा, बस बस बस, ठीक है। हाँ वो नहीं दिखेगा तिरछे में, नहीं टीवी जैसे देखते हैं ना, नहीं दिखता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम लोग पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कौन सा क्लॉज होना चाहिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो। पहले वाले हिस्से में, मतलब ये जो पहला वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, मेन क्लॉज है, या कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और इधर कौन सा क्लॉज हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो दोनों क्लॉज में, दोनों साइड में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, है ना। तब क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। बिल्कुल ईजी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने की। जैसे कोई डिफिनीशन अगर लिखी जाएगी तो डिफिनीशन में क्या हुआ करता है कि लोग डिफिनीशन रटते हैं, तो आप रटो नहीं। अगर कोई तुमसे ये कहे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहले बीच वाला कंजंक्शन कौन सा होना चाहिए, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट, और दोनों साइड में एक एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ, है ना। ये रहेगा, बिल्कुल ईजी है। तब आप पहचान पाओगे कि क्या है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस पहचानना है तो कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। चलिए देखिए, देखो ये दोनों सेंटेंसेस हो गए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, समझ गए ना। उसके बाद में जो हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस में चीजें समझनी पड़ेंगी। इसमें तो ये देखो, जबकि लोगों को कठिन लगता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, वो कठिन नहीं है क्योंकि कंजंक्शन से पहचान में आ जाता है। दोनों साइड में एक फाइनाइट वर्ब और एक फाइनाइट वर्ब पता चल जाती है। लेकिन अब जो सिंपल सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब ये नहीं होता कि उसको पहचानने में थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि उसके कंजंक्शन जो है ना वो हमें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, लिख लिया, ये लिखो, हेडिंग डालो। अब क्या, सिंपल सेंटेंस। देखो अब तीसरा जो है ना, सिंपल सेंटेंस जो है उसको पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, पहले एक बात को समझो। अच्छा ये बताओ, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कितने फाइनाइट वर्ब थे, एक पहले साइड में और एक दूसरे साइड में, तो दो हो गए कि नहीं हो गए। सिंपल सेंटेंस में पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, बस एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। चलो अब इसके स्टेटमेंट लिखो। सिंपल सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, देखिए आप पॉइंट बनाते जाइए। पहला पॉइंट लिखो, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसा हम बोल रहे हैं ना, आप लिखते हैं सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक स्टेटमेंट लिखिए, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, एक फाइनाइट वर्ब का मतलब समझते हैं, कल बताया था, बताओ क्या क्या था। एक फाइनाइट वर्ब का मतलब बताओ भाई, अकेला हेल्पिंग वर्ब, अकेला मेन वर्ब,
या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक साथ हो, इसको कितना माना जाएगा, इनको एक ही माना जाएगा। तो वही हम बोले क्या कि सिंपल सेंटेंस में कितना फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब। एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन लिखिए। दूसरी लाइन में ये लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब को लिखो। दूसरा क्या लिखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसे लिखो। नॉन फाइनाइट वर्ब को क्लॉज में कंसीडर नहीं करते, ऐसे लिखो। नॉन फाइनाइट वर्ब को क्लॉज में कंसीडर नहीं करते, कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसा लिख लीजिए। अब देखो यही समस्या रहेगी कि अगर आप फाइनाइट वर्ब तो समझ गए, फाइनाइट वर्ब में बताओ क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ध्यान दिया करो, बोला करो, है ना। और उसके बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब में बताओ क्या क्या होता है। कल बताया था हमने आपको, नॉन फाइनाइट जो वर्ब था उसमें क्या क्या होगा, इधर लिख दे रहे हैं, देखिए। जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है। दूसरा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। और तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिलेगी तो उसको तुम्हें कंसीडर करना नहीं होगा, मतलब कंसीडर का मतलब उसको गिनना नहीं है। सिर्फ किसको गिनना है बताओ, फाइनाइट वर्ब को। और फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और क्या आता है, मेन वर्ब। ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल समझें, बिल्कुल ईजी है, एक बार फिर से समझो। सिंपल सेंटेंस में कितना फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक। और सिंपल सेंटेंस में अगर नॉन फाइनाइट वर्ब दिया गया है तो उसको क्लॉज में क्या कंसीडर नहीं करते। बस इतना बिल्कुल बेसिक है। अब इस चीज को थोड़ा समझने के लिए सेंटेंस पर आते हैं और ध्यान देना। जैसे सभी के एग्जाम्पल लिखेंगे। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा क्या, ही इज आ टीचर। अब इस वाले सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है ना, तो बताओ क्या है। देखो एक सब्जेक्ट मिला और क्या कितना फाइनाइट वर्ब मिला, एक। तो ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए देखो दूसरा लिखा गया क्या, रोहन प्लेज द पियानो। बताओ इसमें कितना फाइनाइट वर्ब है, रोहन एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल। जैसे देखो सी और उसके बाद में लिखा जाए क्या, वांट्स टू गो देयर। देखो ध्यान से, इस वाले सेंटेंस में ये जो वांट्स है ये क्या है बताओ, मेन वर्ब। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ये इन्फिनिटिव है, समझ पा रहे हैं ना। इन्फिनिटिव बताओ किस में जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में। और ये मेन वर्ब किस में जाता है, फाइनाइट वर्ब में। बताओ कितना है, तुम इस वाले को हमें कंसीडर नहीं करना। तो इसमें भी कितना फाइनाइट वर्ब बचा, एक। ये भी सेंटेंस कौन सा हुआ, ये सिंपल है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसको गिना ही नहीं जाएगा। जैसे दूसरा देखो हमने क्या लिखा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बताइए देखो यहाँ पर कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट, बोलो ये बताओ कौन सी वर्ब हो गई, ये है फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब है। ये बताओ क्या होता है, जीरंड। जीरंड किस में आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट वर्ब को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कितना वर्ब बचा, एक। ये भी कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। जैसे देखिए कल भी एक सेंटेंस हमने लिखा था, सी किस्ड हर स्लीपिंग और उसके बाद में क्या लिखा था, बेबी। अब इस वाले सेंटेंस में बताओ कौन सा फाइनाइट वर्ब है। ये देखो किस्ड लिखा है, बताओ कौन सा वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है तो क्या होगा, मेन वर्ब। यहाँ पर बेबी क्या है, देखिए नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाया गया, एडजेक्टिव। और अगर आईएनजी वाला फॉर्म एडजेक्टिव है तो वो कौन सा पार्टिसिपल है, बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ किस में आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो इसको कंसीडर करेंगे
नहीं, अभी भी ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस। समझ गया ना, लिख लीजिए आराम से, इतने सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखते रहो, हम आपको बताते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। देखो पहले वाला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, एक है तो सिंपल है। दूसरे वाले में प्लेज एक मेन वर्ब है, एक है तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है। तीसरे वाले सेंटेंस में देखो एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट है। ये वाला देखो, ये वाला, इसमें एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट को हम छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास कितना, फाइनाइट। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। उस वाले में स्मोकिंग क्या है, जीरंड है, जो कि क्या है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को हम क्या करेंगे, गिनेंगे नहीं, बचा हमारे पास क्या, इज। एक फाइनाइट वर्ब हुआ तो बताओ कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस। दूसरा सबसे लास्ट में क्या लिखा गया, सी किस्ड हर स्लीपिंग बेबी में किस्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेन वर्ब। ये कौन सी वर्ब हो गई बताओ, फाइनाइट वर्ब। और ये कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसको गिनना नहीं है, बचा हमारे पास कितना वर्ब, सिर्फ एक वर्ब। तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल। इजी है, लिख लीजिए। तो सिंपल सेंटेंस को पहचानने के लिए बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन सा, कितना फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, सॉरी एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए बस। एक फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हुआ करता है एक हेल्पिंग वर्ब या एक मेन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ, है ना, तब वो सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में कंजंक्शन दिए गए हों, जैसे कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव, तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाता है, कंपाउंड। और अगर सबऑर्डिनेट दिया गया है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल आसान है, इस चीज को भी हम रिवाइज कर देंगे, पहले आराम से लिख लीजिए इसको, सिंपल सी बात है। फाइनाइट वर्ब का मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अगर कल से ना पढ़ा होता ना तो फिर समस्या ये हुआ करती कि इसमें जो चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, कि अगर वर्ब आपको पता नहीं है तो फिर समस्या है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। जितना भी जीरंड हो, इन्फिनिटिव हो और क्या हो, पार्टिसिपल हो, उन सभी चीज़ों को किस में ले जाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम क्लॉज में कंसीडर नहीं करते, बस समझ लो, आराम से लिख लो, सिंपल सी बात है। अब देखो ये सेंटेंसेस जो हैं, इन सेंटेंसेस का यूज जैसे क्या करते हैं, कई जगह पर काम आएगा। किसी भी तरह का एग्जाम दो आप, है ना, जैसे कि आप एसएससी के एग्जाम आजकल जो है ना, वर्ल्ड क्लास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर का वर्ल्ड क्लास आता है। 10 नंबर के वर्ल्ड क्लास में जो है ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन इनसे तुम सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लिया, ठीक। हाँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते। चलिए, अच्छा एक बार बताइए फिर से, देखिए तो अपने नोटबुक में देख लीजिए, जब अभी आगे बढ़ेंगे। बताओ क्या क्या बताया हमने, कंपाउंड सेंटेंस क्या बताया। देखो कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए इसी में देख लो ना, क्या दिक्कत है, देखो इसमें सब कुछ व्यवस्था है अपनी। बस देखो, अगर दो क्लॉज जुड़े हों और बीच में कंजंक्शन बताओ कौन सा हो, कोरिलेटिव हो या क्या हो, कोऑर्डिनेट हो, दोनों साइड में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इस साइड और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इस साइड, पूरा मिला के क्या हो जाएगा बताइए, कंपाउंड। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। दूसरे में अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेट या कोरिलेटिव को छोड़ दें, क्या मिले, सबऑर्डिनेट मिले, और दोनों साइड में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, इधर भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो वो पूरा सेंटेंस क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद में तीसरा कौन सा सेंटेंस हमने पढ़ाया आपको, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कितना फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, सिर्फ एक। फाइनाइट वर्ब का मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों
एक साथ, समझ पाए ना। और किस चीज को कंसीडर नहीं करना है, नॉन फाइनाइट अगर दिख जाए तो उसको जोड़िएगा नहीं, समझ पा रहे ना। तो क्लॉज में नॉन फाइनाइट वर्ब कंसीडर नहीं की जाती। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया, जैसे देखो एक फाइनाइट वर्ब एक ये था तो ये सिंपल हो गया, इसमें भी एक ही है, इसमें तो दो वर्ब दिख रही हैं लेकिन एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट, तो इसको हमने हटा दिया, बचा कितना, एक, तो ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पर देखो ये दो दिख रही है वर्ब, एक, लेकिन ये कौन सी है, फाइनाइट, और ये कौन सी है, नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये जीरंड है तो इसको काट दीजिए, इसलिए ये भी सेंटेंस पूरा कौन सा हो गया, सिंपल। इस वाले सेंटेंस में देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये स्लीपिंग किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट। इसको हटा दीजिए, बचा क्या आपका, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब, जो कि कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ेंगे क्लॉज में। अब क्लॉज कितने तरीके के पढ़ेंगे, जो हम लोग देखो, अब क्लॉज में, अच्छा फिर से बताइए, पहले वाला हिस्सा कौन सा क्लॉज होता है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान दो। और इधर वाले हिस्से में क्या क्या आता है, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव और कौन सा, सबऑर्डिनेट, हो गया। इसके अंदर हमने सेंटेंस भी सीख लिए, क्या, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, हो गया। अब सिर्फ एक ही क्लॉज चलेगा, कौन सा, सबऑर्डिनेट। हेडिंग डालो, अब सिर्फ तीसरे वाले पर काम करना है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसी के अंदर बहुत सारे क्लॉज आते हैं, ठीक है। अब उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे सबसे पहला है, अब ध्यान दो, क्या हम लोग ने क्या लिखा, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो होगा, अब आप ये बताओ कि सबऑर्डिनेट में कौन से कंजंक्शंस होते हैं, बताइए सबऑर्डिनेट में कौन से कंजंक्शन होते हैं। देखो जो ये फैन बॉयज है, ये बताया था, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। और जो पेयर्स में थे, है ना, उसको भी क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो कंजंक्शन या कनेक्टर किस में जाएंगे, रिमेनिंग सब किस में जाएंगे, सबऑर्डिनेट में। इसी वजह से अब सबऑर्डिनेट जो क्लॉज हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर तीन क्लॉज निकलते हैं। पहला क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज। दूसरा क्लॉज कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज। लिखो, आप ध्यान से समझिएगा, हम उन क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या इस तरह का नहीं। सबऑर्डिनेट के अंदर कितने क्लॉज होते हैं, तीन। लिखना स्टार्ट करिए, नाउन, एडजेक्टिव और क्या, एडवर्ब क्लॉज। ये लिखो, ये हेडिंग आप डाल दीजिए। अब इसमें तीन क्लॉज जो हैं उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ से ही आपके अभी तक के जो वर्ड क्लास का क्वेश्चन मिल सकता था एग्जाम में तुमको, तो वो मिलेगा। लेकिन अब जैसे तुम एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब सीख जाओगे। अभी तक तो सिर्फ पूछने वाला काम था कि ये पूछा जाए कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, या बनाने को आए, ये सब बता सकते हो। तो अभी तक, और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये सब बता सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उनमें 10-10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है ना। जितना बेसिक पढ़ा है उसमें 10 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो बिल्कुल ईजी, है ना, आप देख सकते हैं। अभी हम अब इसको पढ़ा लेते हैं ना, फिर आपके ग्रुप में भेज देंगे कि PDF आप देखिएगा, है ना। फिर आप डिसाइड करेंगे खुद कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। अभी प्रमाण देंगे एकदम क्लियर। तो अब ये जो सबऑर्डिनेट हो गया उसमें कौन कौन से क्लॉज हो गए बताओ, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन क्लॉज का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है, आप यकीन करोगे कि इतने सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो नाउन क्लॉज। देखो ध्यान दो, ये चैप्टर नहीं है, नाउन का चैप्टर नहीं है, नाउन इज द नेम, ऐसा कुछ, ये दूसरी चीज है। अब हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखो, सबसे पहले ये बताओ कि नाउन क्लॉज अगर चल रहा है, हम पहला क्लॉज कौन से लेंगे, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आता किस में है ये बताओ, सीधी सी बात है, किस में आया, जब उसी का हिस्सा है तो क्या है, सबऑर्डिनेट। अच्छा आप बताओ, एक ये क्लॉज है, बीच में क्या रहेगा, कंजंक्शन, और एक क्लॉज इस साइड में है,
तो आप हमको बताओ कि नाउन क्लॉज किस साइड पड़ेगा, उस साइड पड़ेगा या इस साइड पड़ेगा? आराम, दोनों साइड कैसे पड़ेगा यार, आराम से समझो। अच्छा ये बताओ, उस साइड वाला क्लॉज कौन सा होता है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज? इस साइड वाले क्लॉज कितने होते हैं, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेट। तो अच्छा ये बताओ कि नाउन क्लॉज किस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा। अरे नाउन क्लॉज किसका हिस्सा है, सबऑर्डिनेट किस साइड रहता है, तो नाउन भी किस साइड रहेगा, इसी साइड। सीधी सी बात है, एकदम आम बात है भाई। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला क्या नाम है, पहला हिस्सा नाउन क्लॉज होगा, तो बताओ किस साइड पड़ेगा, इसी साइड पड़ेगा भाई, उस साइड थोड़ा पड़ेगा। इजी है क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। अब बताओ कि इस जगह पर कंजंक्शन बताओ कौन से होंगे, बोलो कौन से कंजंक्शन होंगे? बार बार भूल जाते हो, जब सबऑर्डिनेट चल रहा है तो वही होगा कि नहीं होगा, चाहे नाउन हो चाहे क्या हो, एडजेक्टिव हो चाहे क्या हो, एडवर्ब हो, अब कौन से चलेगा, फिर से बताओ, सबऑर्डिनेट ही चलेगा। कंफ्यूज मत होना कि बदलेगा, क्या बदलेगा, कुछ नहीं। जब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब किस में है, सबऑर्डिनेट में, तो कंजंक्शन भी कौन सा चलेगा, सबऑर्डिनेट ही चलेगा। कंफ्यूज मत हो भाई, किस साइड पड़ेगा नाउन क्लॉज, इस साइड, और इस साइड क्या होगा। अब लेकिन समस्या है, ये इधर साइड क्या है, मेन क्लॉज, या क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। इस साइड में कितने क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेट। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं बताइए, सबऑर्डिनेट। लेकिन सबऑर्डिनेट में पहला हिस्सा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, नाउन क्लॉज। लेकिन अब समस्या क्या है, जैसे कोई तुमसे उधर पूछे, जैसे देखो एक बार बताते हैं, एक सेंटेंस लिख देते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या लिखा था अभी सेंटेंस, एवरीबॉडी नोज, और उसके बाद में क्या लिखा जाए, दैट, और क्या लिखा था, सॉरी कोई भी लिखते हैं, ही इज आ डॉक्टर। देखो कोई बात नहीं, जो भी लिख दिया। सबसे पहले ये बताओ कंजंक्शन कौन सा है, बोला करो, ये क्या कौन सा कंजंक्शन है, दैट। कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट। तो पूरा का पूरा ये क्लॉज कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट। इस साइड वाला क्लॉज कौन सा हो गया, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन इसमें हम आपसे ये पूछें, ये सबऑर्डिनेट तो है, क्या है, सबऑर्डिनेट। लेकिन सबऑर्डिनेट के अंदर वाला बताओ क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? कैसे तुम्हें पता चला? अच्छा तुम ये सोच रहे होगे कि नाउन पढ़ा रहे थे नाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका भी पहचानने का तरीका होता है, ध्यान दो भाई, गड़बड़ मत करो। देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होगा, वो अब ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, है ना, वो ऐसे ऑप्शन देगा कि सबऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट के अंदर वाले ऑप्शन दे देगा क्या, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक ऑप्शन दे देगा वर्ब क्लॉज, लेकिन वर्ब क्लॉज होता ही नहीं है। अब ऐसा गलती से मतलब टिक मत कर देना कि हाँ सर होता होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा उसे तो ऐसे ही लगेगा कि हाँ होता होगा। वर्ब क्लॉज नहीं होता है, सिर्फ तीन ही होते हैं, क्या, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखो ये क्या है, देखो सबऑर्डिनेट तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट के अंदर नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे, बात समझ पाए ना। तो नाउन क्लॉज के पहचानने का एकदम देसी स्टाइल समझो, ये पढ़ के बताओ क्या लिखा गया, एवरीबडी नोज, हर एक आदमी जानता है। क्या जानता है ये बताओ पहले, ना उधर पढ़ना ही नहीं है, पहले वाले हिस्से में बताओ क्या जानता है। कुछ पता चला, नहीं पता चला, बस यही ध्यान रखिएगा। अगर मेन क्लॉज में बात अधूरी रहे, क्या रहे, मेन क्लॉज में बात अधूरी हो और उसी बात को आगे वाले क्लॉज में क्या पूरा किया जाए, तब वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज। तभी तो वो बता रहा है क्या, ही इज अ डॉक्टर। और अगर मेन क्लॉज में बात पूरी हो जाएगी, तब आगे वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो बात पूरी नहीं होनी चाहिए। उसने क्या कहा, एवरीबडी नोज, हर एक आदमी जानता है कि, बस अब ये पता नहीं कि क्या जानता है। अब आगे बताया जा रहा है क्या, ही इज अ डॉक्टर। इसकी दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में बात अधूरी रहे या किसी नाउन को मेंशन ना किया जाए, तब आगे वाला क्लॉज क्या होगा, नाउन क्लॉज। उल्टी बात होती है, जब पहले नाउन नहीं होगा या बात अधूरी होगी तभी आगे क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। इसी बात को लिखो, आप लिखे, बोले। तो पहला नाउन क्लॉज को पहचानने का तरीका क्या है, पहले हम लिखवा देते हैं, फिर आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्या लिखें, नाउन क्लॉज का लिखिए, जब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल, लिखो, जब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, एक ही बात है, जब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज
जब मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में कोई नाउन ना दिया जाए, कोई नाउन ना दिया जाए, कोई नाउन ना दिया जाए, या देखो, या बात अधूरी रहे। देखो, जब मेन क्लॉज में कोई नाउन ना दिया जाए या बात अधूरी रहे, समझ पाए ना, और उसी बात को, ऐसा लिखो, और उसी बात को आगे वाले क्लॉज में पूरा किया जाए, और उसी बात को आगे वाले क्लॉज में पूरा किया जाए। ये आगे वाला क्लॉज का मतलब क्या है? उसके बाद वाला क्लॉज। और उसी बात को आगे वाले क्लॉज में क्या पूरा किया जाए, ठीक, पूरा किया जाए। तो समझ पाए ना? तो अगला क्लॉज क्या कहलाता है? नॉन क्लॉज। ऐसा लिख लीजिए, ये वाले से लेना देना नहीं है, आगे वाला क्लॉज होगा नॉन, क्योंकि उधर ही सबऑर्डिनेट पड़ेगा। तो ऐसा लिख लो, तो आगे वाला क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। ऐसा लिख लीजिए। अब बात समझ पाए? हाँ, जब मेन क्लॉज में बात अधूरी रहेगी, है ना, या कोई नाउन मेंशन नहीं किया जाएगा और उसी बात को आगे हम कहेंगे पूरा करेंगे, तब वो क्या है? लिख लो एग्जाम्पल। अब लिखो, अब एग्जाम्पल लिख लो। उसने क्या कहा? एवरीबडी नोज, हर एक आदमी जानता है। क्या जानता है? ये किसी को कुछ नहीं पता है। जब तक कि आगे पढ़ेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ये मतलब है। अगर पहले क्लॉज में बात पूरी नहीं हुई और उसी बात को आगे वाले क्लॉज में क्या किया गया? पूरा किया गया, तभी आगे वाला क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। सीधी सी बात है। या ये कहो कि पहले वाले, लेकिन ऐसा जरूरी, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना कि नाउन है या नहीं है, उससे बात पूरी तरीके से लोग समझ नहीं पाते। तुम बस इतना याद रखना कि बात अधूरी अगर है तो वो नाउन क्लॉज होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, पढ़ो। डू यू नो, क्या कहा? क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो ये बताओ पहले। अभी बात पूरी नहीं हुई, अब हम इसी बात को आगे पूरा करेंगे। तो डू यू नो, और क्या लिखा जाए? वेयर सी लिव्स। तो अब बताओ ये वाला क्लॉज कौन सा हो गया? तैयार हो गए, लिख लो। डू यू नो, क्या आप जानते हो? बस इतने भी अगर रुक जाओगे तो कुछ नहीं जानते हो। फिर आगे वो कह रहा है क्या? वेयर सी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। ऐसा पहले क्लॉज में अगर बात पूरी ना हो तो ये समझ लेना कि आगे वाले क्लॉज में उस बात को पूरा किया जाएगा, और जैसे ही आगे वाले क्लॉज में उसको पूरा करोगे तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा? नाउन क्लॉज। तो अब तुमने इस एक चीज को अभी गौर नहीं किया होगा जो हम बताना चाह रहे हैं। पता है इन दोनों सेंटेंस में, अच्छा कौन बताएगा फर्क क्या है? दोनों साइड में, दोनों साइड में नाउन क्लॉज है, लेकिन एक अंतर है इन दोनों सेंटेंसेस में। बताओ क्या अंतर है? अरे आराम नहीं लगा हुआ है, देखो ना ये वेयर। अरे वेयर भी तो जगह के लिए यूज करते हैं ना। ऐसे तो आप बहुत सारे कंजंक्शन आएंगे, जरूर थोड़ी कि दैट ही चलता रहे, दैट या WH टाइप कुछ भी हो, फिर भी ध्यान से देखो कि एक अंतर है। अरे इसमें फुल स्टॉप लगा है और इसमें क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब समझ पाए ना? बात पहले क्लॉज में अधूरी तो होगी, लेकिन एक सेंटेंस फुल स्टॉप का भी बनता है और एक सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का। इसीलिए नाउन क्लॉज के दो स्ट्रक्चर होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बताओ? एक सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होगा? फुल स्टॉप। और एक सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। इसीलिए अब इसी चीज को तो पढ़ना। इतना तो तुमने समझ लिया कि नाउन क्लॉज कैसे पहचानते हैं। जब पहले क्लॉज में बात क्या हो? अधूरी हो, और उसी बात को आगे वाले क्लॉज में क्या किया जाए? पूरा किया जाए, तब वो क्या होगा? नाउन क्लॉज। लेकिन नाउन क्लॉज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक कौन सा? फुल स्टॉप वाला, और एक कौन सा? क्वेश्चन मार्क वाला। तो अब एक हेडिंग डालो, कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ नाउन क्लॉज। अब यहां से आपको एरर मिलना स्टार्ट होगा। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ
नाउन क्लॉज। ये आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एरर्स करना सीखेंगे कि कैसे एरर आएगा। नाउन क्लॉज तो तुमको पता चल गया कि क्या होता है। अब दो स्ट्रक्चर होंगे। पहला स्ट्रक्चर देखो, पहला क्लॉज, बीच में बताओ कौन सा कंजंक्शन होगा नाउन के लिए, सबऑर्डिनेट। और बाद में क्लॉज होगा तो, और सेंटेंस के लास्ट में बताओ क्या हो, ध्यान देना, सेंटेंस के लास्ट में अगर क्या हो, फुल स्टॉप, तो बताओ सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इधर देखो क्या होगा, सब्जेक्ट, और क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्या होना चाहिए, इस तरीके का सिस्टम चलेगा। और इधर भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या, मेन वर्ब, और उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट। कब, जब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो तो दोनों क्लॉज सिंपल तरीके से बनेंगे। मतलब कहाँ से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऐसा ध्यान दो, बाद में लिख लेना। दूसरे साइड में भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस सिंपल तरीके के बनेंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से समझो। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि अगर बीच में कंजंक्शन हो, बाद वाले क्लॉज के सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क। तो भैया आप ध्यान रखिएगा, अगर दो क्लॉज आपस में जुड़े हों, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा क्लॉज इंटेरोगेटिव बनाओगे, ये वाला या ये वाला, बताओ कौन सा, ये वाला। देखो ये इसमें उल्टी चीज होती है, सेंटेंस के लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगा हो उसके हिसाब से कौन सा क्लॉज इंटेरोगेटिव बनता है, पहले वाला। इसी वजह से अब जब बताओ इंटेरोगेटिव बनेगा तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर क्या आएगा। ओके है, इस वाले क्लॉज को हमेशा कैसा रखना है, सिंपल। क्या रखेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर क्या रखेंगे, बस। अब उन्हीं एग्जाम्पल को फिर से लिखेंगे, इस बात को पहले समझ लीजिए, आराम से समझिएगा। है जैसे देखो, इस वाले के लिए हमने एक सेंटेंस कैसे लिखा था बताओ, एवरीबॉडी और नोज, क्या लिखा था, दैट। उसके बाद में क्या, ही इज आ डॉक्टर, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर कंजंक्शन कौन सा आया, दैट, इधर भी सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आया, ये भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये दोनों सिंपल हो गया। जबकि हमने दूसरा सेंटेंस कैसे लिखा था पता है, डू यू नो लिखा था कि नहीं, और उसके बाद में क्या लिखा था, वेयर, और उसके बाद में क्या, सी, और क्या लिखा था, लिव्स। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इस वजह से कौन सा क्लॉज इंटेरोगेटिव है, पहला वाला। देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऐसा है ना, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है ना। तो देखो अगर सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क, तो उसकी वजह से पहले वाले सेंटेंस को या पहले वाले क्लॉज को क्या करोगे, इंटेरोगेटिव। और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, फुल स्टॉप, तो दोनों सेंटेंस को कैसा बनाना, सिंपल तरीके। और दूसरी बात, इस वाले क्लॉज को इंटेरोगेटिव मत बना देना। अब इसका एरर कैसे आएगा, देखिए, डू यू क्या नो, और उसके बाद में क्या लिखा जाए, वेयर डज सी, और क्या लिखा जाए, लिव। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दो, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, तो उसके हिसाब से पहला वाला सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव। ये देखो हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, तुमने क्या किया, दूसरे वाले क्लॉज को भी इंटेरोगेटिव कर दिया। देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। बस आपका ये यहीं से एरर हो गया। अगर कोई इस तरीके से जैसे दे देता है ना, मान लीजिए छोटा सेंटेंस है, जैसे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तो ये तीसरे नंबर में एरर है, ध्यान दीजिए।
जहां डज सी लिव लिखा गया उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, सी लिव्स। ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। ये गड़बड़ी आती है तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये वाला क्लॉज कभी इंटेरोगेटिव मत करना। कौन सा करते हैं, ये वाला। और फुल स्टॉप लगा है तो दोनों सिंपल बनेंगे। समझ गया ना, लिखो अब ये फिर से। और यही दो स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जब भी एग्जाम में जाना, कोई भी सेंटेंस जब लिखा हो, और सेंटेंस हमेशा ही जुड़ा हुआ आता है क्योंकि छोटा सेंटेंस आता नहीं है, बड़ा सेंटेंस आता है, तो सबसे पहले ये काम किया करो कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है ये देखा करो बस। फुल स्टॉप लगा है तो दोनों सेंटेंस कैसे होने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, ऐसे चलेगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क, तो पहले वाले क्लॉज में क्या होना चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और बाद वाले में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और जैसे देखोगे तुमको गलती मिल जाएगी, और गलती मिल जाएगी तो आंसर हो जाएगा। आसान है, लिख लीजिए। लाइव चल रहा है क्या, यूट्यूब पर आ रहा है क्या, मैसेज तो आ रहा है, कमेंट। दो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल इजी है, इनका ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप लगा हो तो दोनों सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने चाहिए। और सेंटेंस के लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क लगा हो तो पहला वाला जो सेंटेंस है या पहला वाला क्लॉज है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और दूसरे वाले में छेड़छाड़ नहीं करनी है। और दूसरे वाले में अगर इंटेरोगेटिव बना दिया गया तब समझ लीजिए वो क्वेश्चन गलत हो गया, और वही एरर पूछा जाता है। अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा से 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे। पहले आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ये दो स्ट्रक्चर ही ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम लोगों को यही करना चाहिए, कभी भी तुमसे कोई एरर पूछे तो उनमें सबसे पहले यही देखा करो कि जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उन सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे ही फुल स्टॉप दिखे तो दोनों सेंटेंसेस क्या करना, सिंपल तरीके से बना देना, होने चाहिए मतलब, अगर नहीं है तो गड़बड़ी है। और सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो। क्वेश्चन मार्क होने पर बाद वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होगा, पहले वाला होगा। इसमें उल्टा खेल होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले वाले को इंटेरोगेटिव कर दो और बाद वाले को क्या कर दो, सिंपल। और बाद वाले में ज्यादातर लोग इंटेरोगेटिव करते हैं, इस वजह से उसमें एरर आता है। चलो पूरा लिख लिया, अभी लिख रहे हैं। अब सोचो कि अगर हम आपको बेसिक चीजें ना पढ़ाते ना तो बहुत समस्या। अच्छा देखो, इसमें दोनों साइड में बराबर है या नहीं है। कौन सा क्लॉज चल रहा है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आता किसमें है, सबऑर्डिनेट में। तो सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंस बताओ कौन से हुए, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, बताओ। अच्छा, नाउन क्लॉज किस में आता है, सबऑर्डिनेट में आता है कि नहीं आता है। अब ये बताओ सबऑर्डिनेट से सेंटेंस कौन सा बनता है, अरे कॉम्प्लेक्स। देख लो, भूल गए सब, अभी अभी पढ़ाया था। ये जितना भी नाउन क्लॉज चल रहा है भाई, ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। ये कितना कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से समझो। सेंटेंस अलग होता है, क्लॉज अलग होता है, एक बार फिर से समझाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये पहले वाला कौन सा क्लॉज है, बोलो, मेन क्लॉज या
ओके है, ठीक। तो ये बताओ कि ये जो दैट कंजंक्शन है या वेयर जो कंजंक्शन है, बताओ ये कौन सा क्लॉज होगा? क्या ये फैन बॉयज में आता है? क्या ये पेयर्स में है? कौन सा होगा? अब सबऑर्डिनेट के अंदर क्या चल रहा है? नाउन क्लॉज चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो नाउन क्लॉज कैसे पहचानते हो? जब पहले क्लॉज में बात अधूरी हो या नाउन को मेंशन ना किया जाए, उसी बात को आगे पूरा करते हैं, तो कौन सा क्लॉज होगा? अगर तुमसे कोई ये पूछे कि जिस सेंटेंस में नाउन क्लॉज होगा तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? बताओ कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट से सारा का सारा सेंटेंस क्या बनता है? तो ये जब अब ये जितना भी चलेगा सब कुछ क्या चल रहा है? कॉम्प्लेक्स ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स चल रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए? दोनों साइड में क्या क्या जरूरी है? देखो, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। इधर भी देखो, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, इधर भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, है कि नहीं? फिर से देखो एक बार, ये एक्चुअली इनके बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। इधर देखें, इधर वाला हिस्सा कौन सा है? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। बीच में क्या है? कंजंक्शन। इधर वाला कौन सा क्लॉज होगा? कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, सबऑर्डिनेट। लेकिन सबऑर्डिनेट के अंदर कौन सा चल रहा है? नाउन। ये कहने का मतलब है नाउन क्लॉज में कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 2। सेंटेंस के लास्ट में क्या हो? फुल स्टॉप। तो सारा का सारा सेंटेंस कैसा बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल सिंपल कैटेगरी का। और सेंटेंस के लास्ट में क्या हो? उस क्वेश्चन मार्क की वजह से कौन सा क्लॉज इंटेरोगेटिव बनेगा? पहले वाला, बाद वाला कभी नहीं बनेगा। समझ पाए ना? चाहो तो एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिखो, बहुत बेहतरीन लिख लीजिए। ऐसा लिखिए, नाउन क्लॉज में बाद वाला, या सीधे सीधे लिखो, नाउन क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता है। नाउन क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता है। लिखिए, नाउन क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता है। अब ये बताओ, नाउन क्लॉज किस साइड पड़ेगा? इस साइड? हाँ, इस साइड नहीं, बाद में बोला करो, हम हमारा तो इस साइड पड़ेगा। समझ पा रहे ना? ऐसा नहीं हो, क्या बोलेंगे? बाद वाला क्लॉज इसी साइड पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। तो उसी साइड वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव कभी नहीं होगा। इंटेरोगेटिव कौन सा वर्ड होगा? पहले वाला। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल दूसरे दे देते हैं। देखो, इस सेंटेंस में क्या लिखा गया? यू नो दैट डज, क्या लिखा? यू नो दैट सी या डज सी वर्क इन एन एमएनसी। अब देखो, इस सेंटेंस में बताओ गलती क्या है? सबसे देखो, सबसे लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगने की वजह से कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव कर दिया गया? बाद वाला क्लॉज किया गया। ये गलत हो गया, बताइए गलत है या नहीं है? सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो बाद वाला क्लॉज इंटेरोगेटिव नहीं करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? ये वाला करना चाहिए। तो बताओ इसको कैसे सुधारें? ये सेंटेंस क्या है? गलत है। बताओ कैसे करोगे? इसको करो इंटेरोगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कौन सा सेंटेंस हुआ? बोलते नहीं है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। तो यू के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट क्या आएगा? वर्ब का जो भी है, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म नो। उसके बाद क्या लगाएं? दैट लगाए। उसके बाद में आप बताओ इस वाले को कैसे सीख करोगे? इसका सब्जेक्ट पहले आएगा, क्या लिखेंगे? सी। और डज वर्क को सीधे सीधे क्या कर दो? वर्क्स। और क्या लिखेंगे? इन एन एम एन सी। एम एन सी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। समझ पाए ना? ऐसे सही होगा। सॉरी, थोड़ा ध्यान दे रहे हो यार। देखो, ये बहुत जरूरी है। छोटी सी गलती होती है तभी क्वेश्चन पूरा चला जाता है। अब समझ गया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ठीक करिएगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो बाद वाला क्लॉज कभी इंटेरोगेटिव मत बनाइएगा। कौन सा बनाएंगे? पहले वाला।
बाद वाले को सिंपल रखिएगा, पहले वाले को इंटरोगेटिव बनाइएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है। अगर इम्प्रूवमेंट तुम्हारा आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन लिख देता है, पूरा अंडरलाइन कर देता है। बस देख लीजिएगा कि कहाँ पर गलती है, उसी जगह पर गलती को ठीक कर दीजिए। आराम से समझिए। देखो सेंटेंस के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था और बाद वाला क्लॉज इंटेरोगेटिव कर दिया था और पहले वाला सिंपल कर दिया था, उल्टा कर दिया था। जबकि पहले वाला इंटेरोगेटिव होना चाहिए और बाद वाला सिंपल होना चाहिए, ये मतलब है मेरा। तो ये गलत था पहले वाला सेंटेंस। कैसे सही किया? देखो आपके सामने बिल्कुल इजी है। पहले वाले सेंटेंस में हमने यू नो लिखा, फिर दैट के बाद में बाद वाला जो क्लॉज है वो इंटेरोगेटिव कर दिया। किसकी वजह से? क्वेश्चन मार्क की वजह से। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो पहले वाला इंटेरोगेटिव बनता है और बाद वाला कैसा रहता है? सिंपल रहता है। समझ गए ना? अब देखिए, इसी वजह से नाउन क्लॉज जो है वो किस में काम आता है? नरेशन में। किस में काम आता है? अब तुमको तो पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। नरेशन पढ़ते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितना भी नरेशन हम लोग बनाते हैं वो सब किससे बनता है? नाउन क्लॉज से। लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि चल क्या रहा है। नाउन क्लॉज नरेशन में काम आता है। हम लोग को सीधे हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया? नरेशन। जबकि है क्या वो? नाउन क्लॉज। नहीं आ रहा है समझ में? हमारे सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं, देखिए। क्या बताइए? जैसे क्या लिखा गया? सी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और उसके बाद में हमने पूछा क्या? वेयर आर यू गोइंग। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाएं? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर दें? क्लोज कर दें। बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। बनाओ, आप लोग तो जानते होगे ना, इतना तो पढ़ते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं? आस्क में। चेंज करते कि नहीं? तो क्या लिखोगे? सी, और क्या लिखोगे? आस्क। और क्या लिखोगे? ये कंजंक्शन WH टाइप है तो WH टाइप रहेगा। तो क्या लिख दिया हमने? वेयर। अब हम तुमको ये बताओ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तुम सिंपल बनाते हो नरेशन में कि नहीं? तो पहले क्या लोगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्ट क्या हो गया? ये प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? और यहाँ पर क्या लिखोगे? और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, उसमें किस में बदल देते हो? अब बताओ कौन सा क्लॉज हुआ ये जो तुम नीचे लिखे हो ना इनडायरेक्ट स्पीच, ये कौन सा सेंटेंस है बताओ? ये कौन सा कनेक्टर है बताओ? सबऑर्डिनेट। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। पूरा सेंटेंस कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स। तो आपको बता रहे हैं जितना भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सब कौन सेंटेंस बनाते हो? कॉम्प्लेक्स। समझ पाए ना? देखिए, देखो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो दोनों सेंटेंस कैसे हैं? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ये लिख लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल तरीके से इसीलिए बनाते हैं क्योंकि बाद वाला क्लॉज इंटेरोगेटिव नहीं होता। आप बात समझ पाए आज? किस वजह से बताओ, किस वजह से नहीं बनाते बाद वाला इंटेरोगेटिव? अरे नाउन क्लॉज इंटेरोगेटिव नहीं होता है, इस वजह से बनाते हैं। जो अभी लिखवाए हैं नोट में, नोट में क्या लिखवाया? नाउन क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता। इसी की वजह से नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा कैसा बनता है? सिंपल। नहीं तो इंटेरोगेटिव नहीं बना देते क्योंकि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही नहीं है अंग्रेजी में। किसकी वजह से? नाउन क्लॉज की वजह से। ये जो नरेशन में पढ़ते हो ना डायरेक्ट, ये इसी वजह से आया है। अच्छा, आप पूछे कभी अपने टीचर से क्यों नहीं बनता है? वो नाउन क्लॉज इंटेरोगेटिव बनता ही नहीं है। इसी वजह से अगर कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव है उसका इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा कैसा बनता है? सिंपल। क्योंकि बाद वाले क्लॉज में तुम इंटेरोगेटिव नहीं कर सकते, पहले वाले में कर सकते हैं। तो पहले वाले में करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। तो आप क्या कर दो? ठीक कर दो, बिल्कुल आसान है। दूसरा देखो, हम और भी दे रहे हैं, एक और सेंटेंस दे देते हैं बस, बिल्कुल इजी है ये। जितना भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग नरेशन बनाते हैं, देखो सेड टू को किसमें चेंज किया गया? आस्क में। उसके बाद में WH टाइप कनेक्टर क्या है? वेयर। तो आप बताओ क्या ये फैन बॉयज है? क्या ये पेयर्स में है? तो किसमें होगा? सबऑर्डिनेट में। अब जब सबऑर्डिनेट है तो सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो जितना भी इनडायरेक्ट स्पीच बनता है वो सब कौन सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि पहले वाले में दैट जोड़ा जाता है, दूसरे वाले में इफ, वेदर या WH टाइप वर्ड, फिर से दैट। देखिए और भी देखिए, ये देखो, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, और क्या लिखा जाए, सॉरी, वेयर देखो, इस वाले को इंटेरोगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव, इसका नरेशन बनाओ, कैसे चेंज करोगे बताओ भाई। अरे सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये बताओ सेट टू किस में चेंज होगा। ही, क्या लिखोगे, आस्क मी, उसके बाद में ये WH टाइप है, वही डाल दीजिए। अब बताइए, यहाँ डिड नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, सी, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनता ही नहीं है बाद वाला क्लॉज, मजबूरी है हमारे पास, तो सब्जेक्ट पहले लेंगे। कौन सा पर्सन है, अरे थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो क्या लिख देंगे, सी। अब बताओ डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट का इंडिफिनिट। पास्ट का इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन, और उसके बाद में क्या लिखोगे, द और विंडो। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। अब देखो बताओ कंजंक्शन कौन सा है, क्या ये फैन वर्ब्स में आता है, क्या ये पेयर्स में है, तो बताओ कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट। तो पूरा सेंटेंस कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। चेक करना है तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब, कितना फाइनाइट वर्ब, एक ही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस बताओ कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। लिख लीजिए, समझ गए ना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, पता है, एक बार नहीं हजारों बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस दिया गया तो एग्जामिनर ने लिख दिया चेंज दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो इसी वाले सेंटेंस को क्या लिखते हैं हम, इंस्ट्रक्शन दे दें क्या, चेंज दिस सेंटेंस, और क्या लिख दिया, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आधे से ज्यादा ये सोचते रहे कि इसका करना क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो भी ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं, CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट IPS ऑफिसर बनते हैं उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता। वो ये नहीं कहता कि तुम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, वो क्या कहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाओ। आधे ऐसे खत्म हो जाते हैं, उन्हें ऐसे लगता है करें क्या इसका कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं वो सब क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। घबराना नहीं कि अगर तुमसे ये कोई कह दे कॉम्प्लेक्स बनाओ तो फटाक से इनडायरेक्ट बना देना, वही कॉम्प्लेक्स है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझो और पढ़ो। जितना भी हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सारा का सारा हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि पूरा इनडायरेक्ट स्पीच किस पे डिपेंड करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। सब कुछ किस पे रहता है, सबऑर्डिनेट पे। तो ये जितने भी हम लोग नरेशन बनाते हैं ना, इसी वजह से हम लोग सिंपल बनाते हैं इसको। वजह बताओ क्या है, कि नाउन क्लॉज को इंटेरोगेटिव नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन हमेशा कैसा बनता है, सिंपल। तो नाउन क्लॉज के स्ट्रक्चर होगा कितने, 2। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, फुल स्टॉप, तो दोनों साइड में सिंपल सिंपल सेंटेंस बनेंगे। और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क, तो पहला क्लॉज इंटेरोगेटिव बनेगा और बाद वाला क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। इसी वजह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा कैसा बनता है, सिंपल। अब बात समझ पाए ना, ठीक है, नहीं रखते हैं ना, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फिर। लेकिन हमने बताया पढ़ के आइएगा, है ना।